नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए कि इस देश में अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं तो क्या हालत होती है। आज दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, जो कि भारत सरकार किताब छापती है, जो कि ऑफेंस नहीं है। खुद देश के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर ने खुद दीक्षा भूमि में 1956 में आजाद भारत में ये दोहराया था और उन्होंने बाकायदा इसको लिपिबद्ध किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है जब सवर्ण दलों में बहुजन समाज के नेताओं की ऐसी हालत होती है। और सोचिए ऐसे वक्त में बहुजन समाज को क्या करना चाहिए। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द कम्युनिटी कैसे आप बिहेव करेंगे। सोचिए, मैं आपको ले चलूंगा आजादी के पहले और आजादी के बाद, फिर मैं आऊंगा पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में, किस तरह से इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, जो आज संविधान है तो हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहते हैं, जब इस देश में मनुस्मृति थी और जब हम शूद्र और अछूत थे, जो आज SC, ST, OBC हैं, तो हमारे साथ अन्याय होता था। और सोचिए कि शूद्रों और अछूतों को मनुवादियों ने, जातिवादियों ने गुलाम बना रखा था। उसके बाद भी शूद्र और अछूतों ने मुगलों से लड़ाई की। किसके लिए? जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था उनके लिए हम लड़े, मुगलों से। उसके बाद मुगलों को हराकर अंग्रेज आए। पुष्यमित्र शुंग ने हमें गुलाम बनाया। बृहद्रथ की हत्या हुई। जब सम्राट अशोक के वंशज का राज खत्म हुआ तो हम यहाँ मनुवादियों के गुलाम हो गए, मनुस्मृति के गुलाम हो गए। उसके बाद हमारे इक्के दुक्के राजा रह गए। शिवाजी महाराज रह गए, उदा देवी पासी रह गए, कुछ आदिवासी राजा रह गए, कुछ मराठा राजा रहे, कुछ जाट राजा रहे, कुछ भील राजा रह गए, कुछ गुर्जर राजा रह गए। और इन सबको इन मनुवादियों ने, जातिवादियों ने शूद्र और अछूत बना दिया। उसके बाद इस देश पर मुगलों ने कब्जा किया। हम जातिवाद के शिकार थे। जब मुगल आए तो हमने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, बगावत की और मनुवाद से भी लड़ते रहे। उसी दौर में कबीर हुए, रविदास महाराज हुए, जिन्होंने बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उसी दौर में गुरु नानक साहब हुए, जिन्होंने मानवता की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने मुगलों से भी लड़ा और यहाँ के जातिवादियों से, आताताई राजाओं से भी लड़ा। उसके बाद इस देश में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने मुगलों को हटाया, लेकिन बहुजन समाज फिर भी अंग्रेजों से लड़ता रहा। आजादी की लड़ाई में लाखों बहुजनों को फांसी हुई, कोई इतिहास भी नहीं लिखा गया। लेकिन आज भी परिस्थिति नहीं बदली। उसके बाद अंग्रेजों के दौर में फूले, पेरियार, अंबेडकर, अयंकली, ऐसे तमाम लोग मनुवाद से लड़ते रहे और जातिवाद से भी लड़ते रहे। उसके बाद अब आज ये स्थिति, आजाद भारत में बाबा साहब को पहले कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी करके हराया। बाबा साहब को कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी करके हराया। उसके बाद जगजीवन बाबू का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसी जगजीवन बाबू को भी कांग्रेस ने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जब उनके प्रधानमंत्री की बारी आई और उनका मेनका गांधी की एक मैगजीन में एक फोटो छप गया और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उनके बेटे की फोटो छपी। उस फोटो छपी जिसमें वरुण गांधी जब सांसद थे, डिफेंस कमेटी में थे, उनकी तस्वीरें आई महिलाओं के साथ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इस देश में। उसके बाद से लगातार कांग्रेस ऐसे नेताओं को, लेफ्ट ऐसे नेताओं को रिजर्व सीट पर टिकट देती थी। जब BSP नहीं बनी थी तो ऐसे नेताओं को टिकट देती थी जो कभी नेता न बन सके, चटुकारिता करे या अपने समाज के हितों का ख्याल न रखे। उसके बाद मान्यवर कांसी राम साहब का दौर आता है और जनता दल में कुछ बहुजन नेता निकलते हैं। चौधरी चरण सिंह निकलते हैं, देवीलाल निकलते हैं, लालू यादव निकलते हैं, देवगौड़ा निकलते हैं। और उस दौर में इन नेताओं को निकलने के बाद राजनीति थोड़ी सुधरती है और मान्यवर कांसी राम साहब आते हैं। उसके बाद SC, ST की सीटों पर कंपटीशन बढ़ता है और आंदोलन से निकले लोग, फूले पेरियार के आंदोलन से निकले लोग इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं का कद बढ़ा,
लेकिन आज भी सोचिए, हम सब लोग रोज बात करते हैं कि 131 SC ST के सांसद हैं, आज वो सब चुप हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या आरजेडी किसी भी पार्टी में हो। आज राजेंद्र पाल गौतम के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे। मैं तो आज भी कहता हूं कि बहुजन नेताओं पर जो भी करप्शन के चार्जेस लगते हैं वो प्रायोजित होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, चाहे वो बहुजन अधिकारी हो, बहुजन नेता हो, बहुजन बिजनेसमैन हो, बहुजन पत्रकार हो, उन सबको एक ट्रैप में फंसाया जाता है क्योंकि उनकी तरक्की से इनको प्रॉब्लम है। आप SC ST OBC माइनॉरिटी है, मजदूर रहिए, गरीब रहिए, लाचार रहिए, सब्जी बेचिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप अधिकार मांगेंगे, जैसे ही आप सिस्टम में एग्जिस्ट करने लगेंगे, मंत्री, बिजनेस, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, आपको तबाह करने दिया जाता है। जस्टिस कर्नन को जेल में डाल दिया जाता है। हम जैसे लोग जो पत्रकारिता में नए जगह बना रहे हैं उनको टारगेट करने लग जाता है। तो आज राजेंद्र पाल गौतम के पक्ष में बहुजन समाज के तमाम नेताओं को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन पर आरोप भी करप्शन का नहीं है, उन पर आरोप है बाबा साहब की प्रतिज्ञा को दोहराने का। तो सवाल है कि कौन ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानती। इसका मतलब है कि इस देश की तमाम सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां जो है वो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेती है, और इससे ये बात पुख्ता होती है कि इस देश में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां ही बहुजनों का भला करेगी। और सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल का कितना कैरेक्टर, उनका सबसे ज्यादा उनको नुकसान होने जा रहा है। अगर उनको लगता है कि धर्म के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा तो वो गफलत में है। दिल्ली में उनको बहुजनों ने वोट दिया था, मुसलमानों ने वोट दिया था, शेड्यूल कास्ट ने वोट दिया था, स्कूल को लेकर, पानी को लेकर, अस्पताल को लेकर, मैं मानता हूं। गुजरात में अगर उनको लगता है कि वो हिंदू के दम पर चुनाव जीत जाएंगे, पंजाब में वो चुनाव जीते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय ने उनको वोट दिया है, सिख समाज के लोगों ने वोट दिया है। वहां धर्म के नाम पर हिंदू समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, सिख समाज के लोगों ने चुना है। गुजरात में अगर उनके कैलकुलेशन है कि हिंदू के नाम पर उनको वोट मिलेगा तो वैश्य समाज का वोट मिल जाए, लेकिन शेड्यूल कास्ट का बड़ा नुकसान होगा। 8 से 10% शेड्यूल कास्ट है वहां, वो हो सकता है क्या तो कांग्रेस के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए, वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे अगर जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम के साथ व्यवहार हुआ है। और सवर्ण समाज के तो वोट देंगे नहीं, वैश्य समाज के लोग आ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भी ये घाटे का सौदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में राजेंद्र पाल गौतम रहेंगे, जिनको पूरा बहुजन समाज, आज मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया है और लोग उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुजन एकजुटता दिख रही है। ऐसे में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम नेता बियॉन्ड द पार्टी लाइन अगर उनके पक्ष में बात करते तो ये आज हालत न होती और उनका पक्ष और मजबूत होगा। अगर आज आप एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हर पार्टी में इसी तरह का व्यवहार होगा और फिर वही दौर आ जाएगा। सोचिए, इस देश में सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां शेड्यूल कास्ट, पिछड़े आदिवासी के ऐसे नेताओं को रिपीट नहीं करती है, मुसलमानों के ऐसे नेताओं को रिपीट नहीं करती है जिसमें नेता बनने वाले क्वालिटी हो। इसके एग्जाम्पल उदित राज हैं, उनको बीजेपी ने हटा दिया। रामविलास पासवान अपनी पार्टी चला पाए, लालू यादव अपनी पार्टी चला पाए, शिबू सोरेन अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो डीएमके अपनी पार्टी चला रही। तो ये समझना पड़ेगा, सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियों में दब्बू, कमजोर और न बोलने वाला नेता चुना जाता है। और राजेंद्र पाल गौतम के बाद तो और लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, नेता हैं, वो और बिल में घुस जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े होइए, उनको मजबूत कीजिए। लेकिन सवाल वही है, इससे पहले भी उन्होंने जिस तरह से संदीप कुमार को निकाला था इस तरह के आरोप में जिसमें उनको कोई गलती नहीं थी, उसके बाद इस जगह को भरने के लिए किसी न किसी शेड्यूल कास्ट नेता को जरूर हाथों हाथ लिया जाएगा। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस मंत्रिमंडल पद में न ले और वो राजेंद्र पाल गौतम को मजबूत करे। अगर ये होता है तो किसी भी पार्टी में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसमें किसी भी गैर सवर्ण नेताओं को न तरजीह दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र पाल गौतम राजनीतिक रूप से बहुत फायदे में रहेंगे और दिल्ली में भी इसका नुकसान केजरीवाल को हो सकता है। अगर इस मुद्दे को तुल दिया गया तो अगर SC समाज के लोग ने भी अगर पल्ला झाड़ लिया आम आदमी पार्टी से, 40% वोट तो खाली शेड्यूल कास्ट का है दिल्ली में,
तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो करप्शन के खिलाफ राजनीति करने आए थे, व्हाइट कॉलर और तेरा कॉलर मेरा कॉलर कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जेल में, भले सही गलत आरोप हो, जेल में है। सिसोदिया पर आरोप है, सीबीआई की जांच हो रही है। इनका मंत्रिमंडल पद में बना हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे ममता हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम लोग जाति की राजनीति को भी इस्तेमाल करते हैं और धर्म की राजनीति को करते हैं। और ये सब कुछ पीके का किया हुआ है, प्रशांत किशोर का, जिसने सोशल जस्टिस की लड़ाई को खत्म कर दिया है और धर्म की राजनीति हो रही है। ऐसे हालत में बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा। एक खबर आरजेडी से भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव और श्याम रजक के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई है। श्याम रजक जी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, कल उनका सेमिनार है। तेज प्रताप यादव जिस तरह से बोल रहे थे, पहले भी वो वेद के साथ ऐसे कर चुके हैं। तो अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अगर ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टी में भी इसी तरह के हालात रहे तो शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर उनको उचित मान सम्मान नहीं मिला तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मायावती जी ने आज एक बड़ा ट्वीट किया है। आज आकाश आनंद ने जिस तरह से पैदल मार्च किया है, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हो, चाहे ट्राइबल लीडरशिप वाली पार्टियां हो, इस देश में 15 से 20% शेड्यूल कास्ट की आबादी है, उनका सीट रिजर्व है। लेकिन सवाल है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, बियॉन्ड द पार्टी लाइन उनको बात करनी पड़ेगी। उनकी संख्या जो है संविधान में वो निहित है, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। और इस देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, माइनॉरिटी को अपने मजबूत नेताओं की जरूरत है। तो आज की जो घटना है उससे अरविंद केजरीवाल को फिलहाल पॉलिटिकल नुकसान होता दिख रहा है। गुजरात में अगर धर्म के नाम पर वोटिंग होगी तो वो वोट जाएगा बीजेपी के पास, एकदम यकीन मान लीजिए। वो आप जब तक सोशल जस्टिस मंडल वर्सेस कमंडल नहीं होगा तब तक बहुजन लीडरशिप नहीं जीत सकती है। अगर केजरीवाल सोचते हैं कि वो धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे तो गफलत में है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, देश के तमाम राज्यों के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करेंगे उसमें, तो उस लिहाज से मुफ्त दवाई, मुफ्त स्कूल और पानी के नाम पर इनको वोट मिला था और मुफ्त बिजली के नाम पर, जो कि एक सराहनीय काम था। पंजाब में ये चुनाव जीते हैं क्योंकि वहां सिख समाज के लोग थे, किसान आंदोलन था, एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी के लिए वहां कुछ नहीं, क्योंकि वहां हिंदू धर्म का वर्चस्व नहीं है, वहां गुरु नानक साहब का वर्चस्व है। तो सिख समाज के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और वो चले गए थे आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन गुजरात में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि गुजरात में फायदा लेने के लिए, चूंकि गुजरात आरएसएस की प्रयोगशाला है, धर्म की प्रयोगशाला है, वहां अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो हमें हिंदू वोट नहीं मिलता है। अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट होगा तो वो वोट बीजेपी को जाएगा। अरविंद केजरीवाल के साथ शेड्यूल कास्ट के लोग वहां दिख रहे थे, वो उनसे कट रहे हैं। छोटू भाई बसावा ने भी ऑलरेडी इनसे रिश्ता तोड़ लिया है, ट्राइबल समाज से हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लिहाज से अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मार ही लिया है। वही बहुजन समाज को एक मजबूत नेता मिल गया है राजेंद्र पाल गौतम के रूप में, जो सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। तो सोचिए, बाबा साहब के प्रतिज्ञाओं को लेकर उनको जो कुर्सी उन्होंने छोड़ा है, इसका मतलब है कि उनका सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और दिल्ली जैसे राज्य में वैसे भी एक नगर पार्षद की हैसियत होती है, विधायक और मंत्री की। मुख्यमंत्री की हैसियत एक मेयर से ज्यादा नहीं होती है। तो पंजाब अरविंद केजरीवाल ने हिंदू धर्म के वोट पर नहीं जीता था, उन्होंने सिख समाज के लोगों ने वोट दिया था। गुजरात में धर्म के नाम पर वोट होगा तो वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं जाएगा। लेकिन पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ने एक एंटी दलित अपनी छवि तो बना ली है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा आप संजय सिंह को उठाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। वहीं जो अरविंद केजरीवाल ने 2 तस्वीरें लगाई है भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद, और बाबा साहब की, और ये दोनों लोग क्रिटिकल रहे हैं, काफी रेशनल रहे हैं, क्रिटिकल रहे हैं धर्म के प्रति, कास्ट के प्रति। और ये दोनों इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सुवर्निटी और सोशलिज्म में भरोसा करने वाले लोग रहे हैं। तो ये एक बात तो तय है कि सवर्ण समाज के नेताओं का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम का सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बीएसपी समर्थक भी और देश भर से बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो इंटेलेक्चुअल हैं,
जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो उनको सिंपैथाइज कर रहे हैं, उनको सहानुभूति दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये नुकसानदायक पॉलिटिकल मूव है, ये एकदम लिख लीजिए। अगर वो बने रहते इस पूरे प्रकरण में राजेंद्र पाल गौतम के साथ, उनको मनीष सिसोदिया राजपूत समाज से आते हैं, सत्येंद्र जैन उनके वैश्य समाज से हैं, वो वैश्य समाज से केजरीवाल खुद है, उनको वो वोट मिल रहा है। लेकिन सवर्ण समाज का वोट वैश्य समाज के अलावा और कोई नहीं मिल रहा है उनको। लेकिन अगर वो राजेंद्र पाल गौतम के साथ बने रहते इस मुद्दे पर, तो बहुजन समाज के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बहते हैं, अपने महापुरुषों के बहुत सम्मान करते हैं। वो शेड्यूल कास्ट वोट पर लीड ले सकते थे, जो मौका उन्होंने गवा दिया है। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल मूव उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, जो भी उनके समझाने वाले हो। और ये तो तय हो गया कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, और जहां जहां, चूंकि अब पूरे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह, हरियाणा, पंजाब, सब जगह, पंजाब में भी अगली बार नुकसान होगा, क्योंकि वहां 40 से 45% शेड्यूल कास्ट के वोट है। वो बड़ा डैमेज हो सकता है उनका, जहां उनकी सरकार है ऑलरेडी। सिख समाज में भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, रविदसिया समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं। वो सब के सब पंजाब के हिसाब से भी अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा। राजेंद्र पाल गौतम का मंत्री पद जाना, इस्तीफा देना एक कैलकुलेटिव मूव है और उनको एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के किसी भी सीट पर, रिजर्व सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं या जनरल सीट पर, तो वो चुनाव जीत के आएंगे, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना लड़े। क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट मिलकर 60% का आंकड़ा नहीं पार होता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मुसलमान विधायकों के साथ भी खड़े नहीं है, अमानतुल्लाह के मामले पर भी वो खड़े नहीं थे, उस हिसाब से मुसलमान भी उनसे हट रहा है। कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो ये कई बार आपकी बहुत ज्यादा होशियारी, कैलकुलेटिव मूव आपको नुकसान कर जाता है। फिलहाल शेड्यूल कास्ट का सिंपैथी अरविंद केजरीवाल ने खो दिया है और सवर्ण समाज के पैरेलल शेड्यूल कास्ट का वोट है इस देश में। अगर सवर्ण समाज को 15% भी मान ले, तो अकेले इस देश में शेड्यूल कास्ट 15 से 20% है। उसमें ट्राइबल ऐड हो रहे हैं, उसमें माइनॉरिटी ऐड हो रहे हैं, उसमें ओबीसी ऐड हो रहा है। तो मिला जुला के अपने 40 से 50% सिंपैथाइजर का अरविंद केजरीवाल ने नुकसान कर लिया है। टीवी अखबार चुनाव नहीं जिताता। अगर टीवी अखबार चुनाव जिताता तो मोदी जी से ज्यादा कंट्रोल किसी का नहीं है। उनके पास टीवी अखबार पर कंट्रोल है, हिंदू पर कंट्रोल है, धर्म पर कंट्रोल है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा भागीदारी का सवाल नरेंद्र मोदी उठाते हैं। हर जगह डिप्टी सीएम ओबीसी, 2 डिप्टी सीएम बिहार में ओबीसी, सीएम ओबीसी, उसके बाद 27 ओबीसी मंत्री क्लेम करते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। एफआईआर को रुकवा दिया था, जैसे बीजेपी आला कमान को पता चला एफआईआर रोक ली गई। उसके बाद सोचिए किस तरह से मोहन भागवत को आके कहना पड़ा था कि हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था खत्म करेंगे इस पूरे प्रकरण में। तो मुझे लगता है कि यहां अरविंद केजरीवाल ने घाटे का सौदा किया है और राजेंद्र पाल गौतम राजनीतिक रूप से फायदे में है। विधायक वो बने रहेंगे और अगली बार लोकसभा भी पहुंचने के उनके आसार तेज हो गए हैं, क्योंकि पूरा बहुजन समाज आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल को अब गुजरात में शेड्यूल कास्ट वोट हट जाएगा, पंजाब में 40% वोट है शेड्यूल कास्ट का, वो उनसे नाराज होगा, और यूपी, बिहार में तो भूल जाइए। मतलब अरविंद केजरीवाल की एंटी दलित जो छवि बन गई है इसके बाद, उसको डेंट को भरना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीतिक परसेप्शन का खेल है और बीजेपी को दोहरा फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है इससे, बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन केजरीवाल को नुकसान होता दिख रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।